स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। आप सभी बहनों को इस ऑनलाइन प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आप सबको प्रणाम है दीदी। आज का विषय है हमारा जैसा कि महिला मंडल का निर्माण और संचालन। सबसे पहले हम आते इस बात पर कि महिला मंडल का निर्माण क्यों किया जाए, क्या उद्देश्य है इसके पीछे। तो ये बात हमें याद करनी चाहिए कि जब परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने मिशन की नींव रखी, मिशन बनाया गायत्री परिवार, तो ये परिवार बनाया। तो परिवार तो है, लेकिन ये चूंकि बहुत बड़ा परिवार है, एक छोटे से परिवार में भी संगठन की जरूरत पड़ती है जहाँ केवल 4 सदस्य रहते हैं। अगर उसमें संगठनात्मक बातों को ध्यान में न रखा जाए तो 4 व्यक्ति 4 कोने में दिखाई देंगे और ये टूट फूट के कारण वो 4 में भी भिन्नता इतनी ज्यादा रहेगी कि उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये ना हो और बहुत आसानी से परिवार अपने जीवन के उद्देश्य को, परिवार निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए पारिवारिक संगठन के भी कुछ सूत्र होते हैं जिसके ऊपर हम लोग सब चलते हैं। हम सब लोग देखिए गृहस्थ हैं, सबको इस बात का पूरा ज्ञान है कि परिवार में कैसे संगठन बना रह सकता है, कब टूटता है, कब दिक्कतें आती है। तो ये जब छोटे से संस्था में, छोटे से संगठन, छोटे से परिकर में संगठन की जरूरत पड़ती है, तब ये तो हमारा बहुत बड़ा गायत्री परिवार है। तो गुरुदेव माता जी ने सबसे पहले जो नींव रखी मिशन की, उसमें महिला मंडल के नाम से, भाइयों का प्रज्ञा मंडल के नाम से, या महिला पुरुष दोनों को मिला करके संगठन की प्राथमिक इकाई, प्रथम इकाई महिला मंडल को बनाया, क्यों, उद्देश्य क्या है भाई? मिशन का उद्देश्य है युग निर्माण के कार्यों को बढ़ाना, गति देना। युग निर्माण के सारे जो सतसूत्री आंदोलन है, उन आंदोलनों को, सतसूत्री योजनाओं को क्रियान्वयन करना। युग निर्माण तभी तो होगा। तो युग निर्माण योजना के तमाम गतिविधियों को, आंदोलनों को, सतसूत्री योजनाओं को किसके माध्यम से गतिशील बनाएंगे, क्रियान्वित करेंगे? तो उन्होंने सबसे पहली इकाई बनाई मंडल, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल। हम बहनों का है तो ये महिला मंडल है। तो महिला मंडल बनाने का उद्देश्य यही है, क्या, कि महिला मंडल के माध्यम से युग निर्माण योजना के सतसूत्री योजनाओं और तमाम सारी गतिविधियों का संचालन हो सके, क्रियान्वयन हो सके, और ये हमारा जो मिशन है वो अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से आगे बढ़ सके। और हम जो मिशन का उद्देश्य है ना, क्या है उद्देश्य है, हम सब जानते हैं और गाते हैं। मनुष्य देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, ये जो कहते हैं। तो उस तरीके से क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मंडल जब बनाएंगे तो मंडल बनाने के पश्चात उसका क्रियान्वयन इसी तरीके से हो। तो आइए इसी बात की ओर चलते हैं। तो उद्देश्य मैंने स्पष्ट किया कि उद्देश्य है महिला मंडल बना करके युग निर्माण योजना की गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, उनका संचालन करके युग निर्माण योजना का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करना। एक बात। अब महिला मंडल का गठन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, पहले उसके बारे में बात कर लें, फिर बन जाने के बाद में क्या होता है उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, गठन जब होगा महिला मंडल का तो उसमें संख्या कितनी रहती है? न्यूनतम 5 से शुरुआत होती है। 5 बहनें, 5 सदस्य मिल करके उनकी शुरुआत करते हैं और उसमें लोग जुड़ते चले जाते हैं। जो बहनें और जुड़ती जाती हैं, 5 से 10 और 15, 20, 25 भी होंगी, उसमें वो संख्या उनकी बढ़ती जाती है।
बहुत ज्यादा संख्या की जरूरत नहीं है, और अधिक हो जाएंगे तो दूसरा मंडल बनेगा, लेकिन इतनी तो बन जाए, 25 तो हो जाए, 25-30 की संख्या बहुत संख्या होती है। तो ये संख्या के दृष्टिकोण से एक है। और उसमें जो एक प्रमुख बहन होती है संचालनकर्ता के नाम से, उसमें जो संख्या होगी उसमें 5 तो प्रमुख होती हैं, तो 5 जो प्रमुख होती हैं उसमें एक जो है प्रमुख संचालिका बहन होती है, और उसके बाद और जो 4 होती है प्रमुख बहन, 4 प्रमुख और उनके बाद जो होती है उनके साथ, बाद कहें साथ कहें, वो होती है, वो उनकी जिम्मेदारियों को वहन करने वाली होती है। तो प्रमुख कौन होती है, हम इसका भी ध्यान रखें ना, प्रमुख कौन होता है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा ईमानदार। ईमानदार का मतलब मैं पैसे वाली ईमानदारी नहीं कह रही, केवल कार्य के प्रति ईमानदारी, लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी, जो हमारी कार्य योजना है, जो उद्देश्य है उसके प्रति ईमानदारी बरतना, जिम्मेदारी बरतना। तो जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, ईमानदारी से सबका निर्वहन करता है, सब लोग को लेकर के चल सकता है, कोई नहीं आ रहा उसको बुला भी सकता है, और फिर थोड़ा सीखा पढ़ा भी होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती हैं जो दूसरों को सिखानी पड़ती, समझानी पड़ती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात उसका उसका स्वभाव, सहनशील स्वभाव हो, थोड़ा धीरज वाला स्वभाव हो। नहीं तो कुछ हुआ और ताए फाए करना शुरू कर दिए, क्रोध आ गया एकदम से और टूट पड़े, किसी को कुछ बोल दिए, तो फिर तो वो तो जुड़े भी टूट जाएंगे। तो ये बात को भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से संयमित जिनका स्वभाव हो, इस प्रकार के जो प्रतिभा कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, इस प्रकार की जो बहन होती है वो एक संचालिका होगी, प्रमुख संचालिका, और उसके साथ में 4 बहनें उनके सहयोग करने वाली होंगी, उनकी सहयोगी बहनें होंगी। उसके बाद 5 के अतिरिक्त और जो बहनें होंगी वो सब विभिन्न आंदोलनों से संबंधित प्रमुख होंगी, वो कार्यों से संबंधित प्रमुख होना है ना, केवल प्रमुख नाम से नहीं, कार्यों से प्रमुख बनना है यहाँ पर। तो बाकी बहनें जो होती हैं, जो कि 15, 20, 25 की संख्या में हो सकती हैं, वो इस तरीके से उनकी स्थिति रहती है। तो ये हो गया गठन, गठन वाली बात ये हुई। अब एक बात इसके साथ में और बता दूं, पद नहीं होता हमारे यहाँ। जो महिला मंडल होता है या प्रज्ञा मंडल होता है, मंडल की जो बात गुरुदेव ने कही है, उसमें एक प्रमुख संचालिका बहन और बाकी सब उनके सहयोगी साथी होते हैं। कहीं कहीं पर जब महिला मंडल बनता है ना, तो मैंने सुना ऐसा कि कोई अध्यक्ष बोलेंगे, उपाध्यक्ष बोलेंगे, कोई सचिव है, कोई सह सचिव है, तो कोई कोषाध्यक्ष इत्यादि इत्यादि नाम बोलते, ये सब ये पद लिप्सा या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के दृष्टिकोण से जो बनाए जाते हैं, ऐसा कोई भी निर्धारण, कोई कॉन्सेप्ट हमारे युग निर्माण योजना के अंतर्गत जो मंडल है उसमें नहीं है, नहीं है, पदनाम नहीं है ऐसा। संचालिका और सहयोगी, बस इतना ही है। और पद के नाम से फिर लड़ाई भी तो हो जाती ना शुरू, इसलिए आप पद वगैरह के बारे में ना सोचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी निर्माण करें या अभी निर्माण हो भी गया होगा तो जिम्मेदारियों को बांटें। आप देखिए इतना बड़ा ये महिला प्रकोष्ठ चल रहा है, नाम महिला प्रकोष्ठ का भी नहीं है। आप प्रांत में इतनी सक्रिय बहनें हैं, सैकड़ों की संख्या में, क्या यहाँ पर क्या काम चल रहा है अभी तक देख लीजिए। कोई पद है यहाँ पर? एक भी पद नहीं है, टॉप टू बॉटम कोई पद नहीं है। तो गुरुदेव ने तो महिला मंडल के संबंध में, पद के संबंध में यही हिदायत दी। अब महिला मंडल कहाँ बनाए जाएंगे, कहाँ होगा, स्थान का नाम नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान का नाम नहीं है। प्रत्येक गांव में हो सकता है, प्रत्येक वार्ड में हो सकता है। वास्तव में ये है कि एक महिला मंडल जो है, वो महिला मंडल कितने बड़े क्षेत्र में गतिशील क्रियाशील होगा, अपने गतिविधियों का क्रियान्वयन कितने लंबे चौड़े क्षेत्र में या कितने चौड़े विस्तार दे सकता है परिकर को, उस पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए 5 गांव के बीच में एक महिला मंडल है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आसपास के 5 गांव में वो रनिंग करें, 5 गांव में देखें, उनको संभालें, वहां संपर्क करने जाएं, अपनी गतिविधियों का प्रचार और विस्तार उतनी जगह में करें। लेकिन उस गांव में और बन जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, वो लोग अपना काम स्वयं कर लेंगे। तो कम से कम 5 गांव के बीच में एक महिला मंडल तो जरूर है, होना ही चाहिए। और जैसे शहर होते हैं बड़े बड़े, तो जनसंख्या वहां की भी बहुत बड़ी होती है। अब जैसे आप अगर दुर्ग की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो वहां पर एक जो नगर है, एक नगर होता है, वो एक नगर ही कितने सारे गांव के बराबर होता है। आप देखिए ना, वो तो 8-10 गांव के बराबर एक 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 छोटा सा जो वो नगर होता है ना, जैसे कहने का मतलब
नगर कहने का मतलब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे कोई अशोक नगर कह दिया, कि कोई आपने कह दिया, ये कोई सुपेला कोहका कह दिया। मैं भिलाई की बात कर रही हूँ, तो ये कितना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो ये उसमें तो कई 10-10 महिला मंडल चाहिए, 10-10 प्रज्ञा मंडल चाहिए, बहुत काम होता है वहां। तो आप तो बस महिला मंडल बनाएं, कैसे? ढूंढे खोजे बहनों को और उस आधार पर उनसे संपर्क करने के लिए जाएं। अभी आगे बात आएगी। तो ये कहाँ होगा, ये मैंने आपसे निवेदन किया। कम से कम एक इकाई में एक महिला मंडल तो कम से कम टूटी फूटी स्थिति में होनी ही चाहिए। अब आप अपने आप को देखिए कि आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं। एक ब्लॉक में 10-10, 15-15 इकाइयां होती हैं, तो उस इकाई में एक भी महिला मंडल है कि नहीं है? कम से कम एक इकाई में गिरी से गिरी हालत में एक महिला मंडल से शुरुआत तो कर लीजिए। अन्यथा 5 गांव के बीच में एक महिला मंडल तो बेहद जरूरी है। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर गांव में एक महिला मंडल की जरूरत है, क्योंकि अब तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, एक महिला मंडल एक गांव को संभाल ले सही तरीके से तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सब प्रकार की बातें हो गई, ये इसमें कहाँ बनना चाहिए, कैसे? अब कैसे बनाएंगे, देखिए महिला मंडल बनाते कैसे? अब कई माध्यम है इसके। जैसे अभी गांव गांव में यज्ञ हो रहा है, जिस गांव में यज्ञ हो वहां पर महिला मंडल नहीं है, या उस गांव के आजू बाजू से आसपास से जैसे 5-10 गांव के लोग एक 5 कुंडी यज्ञ में आए और आसपास के किसी गांव में महिला मंडल नहीं है, तो जो बहनें उस यज्ञ में आएंगी, उस गांव से आएंगी, उनको उठा करके महिला मंडल में तब्दील किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उन गांव में महिला मंडल बना सकते हैं उन्हीं बहनों को लेकर के। मतलब मेरा मतलब है, यज्ञ के माध्यम से आप एक कुंडी यज्ञ के माध्यम से भी महिला मंडल बना सकते हैं। एक कुंडी यज्ञ कर लीजिए, जैसे पर्व त्योहार वगैरह आता है। अब आज हनुमान जयंती देखिए, हनुमान जयंती मनाने का अपना अपना सबका तरीका है। कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, ठीक है। भंडारा पूजा पाठ तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसी के साथ आने वाले लोगों को यदि एक सूत्र में आबद्ध कर दिया जाए और उनको संघबद्ध करके भारतीय संस्कृति के लिए अगर महिला मंडल का रूप दे दिया जाए, तो क्या मजे की बात हो जाएगी। तो एक कुंडी यज्ञ करके भी 5 कुंडी यज्ञ जहां पर होता है वहां पर भी उसके माध्यम से आप महिला मंडल का निर्माण कर सकते हैं। फिर केवल अपने मोहल्ले में जन्मदिन के माध्यम से या किसी माध्यम से दीप यज्ञ का आयोजन करके भी जो बहनें आपके दीप यज्ञ में आई हैं, आती रहती हैं, उनको लेकर महिला मंडल का निर्माण कर सकते हैं। घर घर में संपर्क करने के लिए जाएंगे आप, दीप यज्ञ में बुलाने के लिए या साप्ताहिक गोष्ठी करने के लिए, घर घर में संस्कार के लिए आप जाएंगे, किसी पर्व त्योहार में आप उनको बार बार निमंत्रण देंगे, इनवाइट करेंगे और वो आएंगी। तो जो पक्की हो जाती बहनें, जो आपके अनुकूल चलने को तैयार होती हैं, आपकी बातें उनको पसंद आती हैं, वो अपनी बहन हो जाती। उनको मिला करके महिला मंडल आसानी से बनाया जा सकता है। और जितने ही महिला मंडल बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। और जो कोई गतिविधि नहीं करना चाहता है और एकदम से सोचेगा महिला मंडल बने, तो ये संभव नहीं है। वो क्या करते हैं फिर, अगर आपने देखा होगा कि नहीं महिला मंडल है लेकिन होता कुछ नहीं, फिर भी महिला मंडल है, तो फिर वो दीदी ऐसा होगा कि हम उनका नाम पूछ लेते हैं, पूछते भी नहीं है। और हमारे भाई साहब लोगों के घर की जो बहनें होती महिलाएं, हाँ, वो भैया के घर की दीदी हैं, उनका नाम लिखो, उनकी बिटिया का नाम लिखो, उनकी मौसी का नाम लिखो, उनकी पत्नी का नाम लिखो और उठा उठा करके उनका उनका नाम लिख देते हैं। उन्हीं का नाम से संचालनकर्ता में टिक लगा दिया और उसी को कर दिए और शांति कुंज भी भेज दिए और ऐसा करके बना दिए। ये किसी काम का महिला मंडल नहीं है। ये तो उन बहनों को पता भी नहीं होता है जिनका नाम लिखा गया है। मैंने ऐसे उदाहरण देखे। तो जो महिला मंडल बनाने वाली दीदी है वो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो वास्तव में स्थायी महिला मंडल होता है या सही तरीका उसका होता है, तो उस पर चलें और उसी आधार पर महिला मंडल बनाएं, तो वो बनेगा और स्थायी रहेगा। ठीक है। अब नए, अभी तक नए की ही बात कर रहे हैं हम लोग। अब नया बन रहा है और बहनें हर सप्ताह आ रही हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात, ये शर्त है इसकी। क्या शर्त है? शर्त ये है कि गतिविधियों की बातें तो बाद में होंगी, लेकिन अभी सबसे पहली बात ये कि महिला मंडल अगर है, महिला मंडल के रूप में उसको कन्वर्ट होना है यदि, तो ये बहुत जरूरी है कि सब बहनें सप्ताह में एक दिन अपनी स्वयं की सुविधा और व्यवस्था के अनुसार तय कर लें कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें से कौन से दिन और किस समय कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए और किस स्थान पर बैठा जा सकता है, एकत्रित हुआ जा सकता है, एक साथ मिल सकते हैं और वो अपना तय करके एक जगह बैठना आरंभ कर दें।
और वही उनकी गोष्ठी हो गई। तो हर सप्ताह जब वो बैठने लग जाएंगे और उसमें जो स्थायी बहनें आना शुरू करेंगी, वो बनी रहेंगी, वो आपके महिला मंडल की स्थायी सदस्य होती जाएंगी। 3-4 महीने तक ऐसी चलने दीजिए, बिना कागजी कार्रवाई के। केवल उसमें बैठक करिए, काम की चर्चा करिए, बातें करिए, स्वाध्याय करिए, कराइए, है ना? दिल जीतिए। सबसे पहला पायदान यही है महिला मंडल का। कागज कलम के बजाय दिल जीतना है। आपस में एक दूसरे से अपनेपन की बातें करनी है। घर परिवार से रूबरू होना है। उनके घर में क्या समस्या है, कितने बाल बच्चे हैं, बहनों की क्या समस्या है, भाई घर में क्या-क्या चलता है, कैसा है, क्या है। तो और उद्देश्य में बहनों को क्या बोल सकते हैं आप? भाई घर में सुख शांति लाने के लिए बच्चों के ऊपर क्या उनको काबू करना है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, हम लोग की अपनी समस्या होती है तो दीदी हम लोग एक साथ इकट्ठे बैठेंगे, हम लोग आएँगे आपके घर में, आप हमारे घर में आना और हम कुछ समय बिताएँगे आपस में दीदी। इस तरह से अपनेपन की बात करके ही उनको इनवाइट करना है, इस तरीके से। अगर आप बोलेंगे कि महिला मंडल बनाना है दीदी, आपका नाम लिख रहे हैं, हर हफ्ता बैठना है, आप आना, तब भी नहीं आएगा कोई। आएँगे तो कोई महत्वाकांक्षी लोग कभी आ जाएँगे, कुछ 2-4 लोग और आएँगे और जाएँगे उसके बाद में, वो बाँध करके नहीं रख सकेगा। तो इसका तरीका यही है कि पहले दिल जीतें, दिल की बातें हों और आपस में एक-दूसरे के करीब आएँ, एक-दूसरे के दिल को स्पर्श करें, मन को छुएँ, संवेदना के साथ में, प्रेम के साथ में, आत्मीयता के डोर से एक-दूसरे से बंधें, बाँधें, ये काम की चीज़ है। और ये जब 3-4 महीने हो जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा एक ग्रुप बन गया, हम सहेलियों का एक संगठन बन गया। हम लोग जब मिलते हैं तो चैन आता है, नहीं तो चैन नहीं आता। ये आपको लगने लगेगा। तो इस तरीके से ये आपका महिला मंडल बन जाता है। तो जो निष्ठावान बहिनें हैं ना दीदी, वो छट के आ जाएँगी, देखना आप। बाकी आएँगी और जाएँगी। जैसे वो मक्खन निकालते हैं ना मथानी से, उस प्रकार से ये प्रति सप्ताह बैठक होती रहेगी। तो जिन बहनों को रस आता है आपके साथ, आप लोगों के आपस में बैठने से, उसमें बातचीत में, तो निश्चित रूप से वो उसमें रस आता है तो निष्ठावान रहेंगी और वो सामने आएंगी, जिम्मेदारी भी वहन करेंगी और आपकी शर्तों को भी मानेंगी और ये महिला मंडल इस प्रकार से बन जाएगा। आप उसको फिर कागज में लिख सकते हैं, कहने का मतलब फॉर्म भर सकते हैं महिला मंडल का। शांति कुंज से महिला मंडल का फॉर्म मिलता है, वेबसाइट में मिलता है। यदि आप में से कोई नई बहन है तो आपके क्षेत्र में वो आसानी से मिल जाएगा, उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फॉर्म भर करके रखिए, बाद में फिर उसको महिला मंडल के रूप में वो पंजीकृत हो जाएगा। शांति कुंज से उसके लिए पंजीयन क्रमांक भी वहाँ से दिया जाता है। वो पक्का पंजीयन क्रमांक होगा आपका और ये बात की बात है, जब ये चलने निकल जाए तो, ठीक है? अब उसके बाद आती है बात कि महिला मंडल की क्या ज़िम्मेदारी है? जैसे अभी बात हुई, ज़िम्मेदारी क्या है? संचालन का क्रम तो बाद में आएगा। ज़िम्मेदारी क्या है महिला मंडल की? तो जैसे मैंने शुरुआत में एक लाइन कहा, युग निर्माण योजना की समस्त गतिविधियों को क्रियान्वयन करना, यही महिला मंडल की ज़िम्मेदारी है। अब इस संबंध में एक मैं थोड़ी सावधानी के बारे में भी आपको आगाह करना चाहूँगी। आमतौर पर आपने भी देखा होगा, देखा जाता है कि बहनें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो इधर-उधर की बातें भी हो जाती हैं, बहनों की बातें तो वैसे भी अनंत बातें होती है और एक-दूसरे के घरेलू बातें भी होना शुरू हो जाती है या वहाँ पर अपने मनपसंद तरीके से लोग अपना भजन, कीर्तन करने में बहुत सारा समय गुजार देते हैं, ये भी करते हैं। रामायण पाठ करके ही पूरा खत्म कर दिया। रामायण में पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ मैं। रामायण अपनी जगह पर है, हर चीज़ की महत्ता है। मैं भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि महिला मंडल में बैठक में क्या होगी और क्या होना चाहिए। तो सावधानी की बात ये है कि हम महिला मंडल की बैठक में हम कोई टाइम पास नहीं करना है हमें। हमें चलो बैठ के थोड़ा-सा मनोरंजन हो जाए, ये बात नहीं रहेगी बल्कि हमको उद्देश्यपूर्ण करना है उसको। तो इसके कुछ तरीके हैं, सही तरीके, जो कि गुरुदेव ने सिखाया है। वंदनीय माता जी की प्रथम महिला मंडल जब बनी, शांति कुंज में उन्होंने निराश्रित, पराश्रित और जो आत्मनिर्भर नहीं थी बहनें, घर से निकाल दी गई थी, उनको लेकर के महिला मंडल का प्रथम महिला मंडल का निर्माण वंदनीय माता जी ने किया था। उनके नेतृत्व में नारी जागरण की आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप सब इस बात को भली-भांति जान गए हैं अब, क्योंकि ये अपना अभियान जो है पुराना हो गया है। तो अब बात यहाँ पर यही आती है कि महिला मंडल में हम क्या काम करेंगे, कैसे उसकी बैठक को संपन्न करेंगे। तो जिम्मेदारी में सारी गतिविधियां
सारी गतिविधियां, यज्ञ करना, दीप यज्ञ करना, सारे संस्कार करना, कराना, सारे के सारे रचनात्मक काम करना। सारे रचनात्मक काम करना मतलब साधना आंदोलन भी उसमें आएगा, आपका पर्यावरण आएगा, आपकी बाल संस्कारशाला चलाना, किशोर संस्कारशाला चलाना, युवा शिविर लगाना, कन्या शिविर लगाना, घर घर में संस्कार कराना, गर्भ संस्कार, जन्मदिन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, तमाम तमाम सारे। और हमारे जो गायत्री परिवार के जो विशेष पर्व होते हैं, 5 पर्व विशेष हैं, आपको पता है। 2 तो नवरात्रि होती है, एक शारदीय नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है, 2 नवरात्रि हुई। एक हमारी हमारी गायत्री जयंती जो अभी आने वाली है, एक गुरु पूर्णिमा जो आने वाली है, और एक हमारा श्रावणी पर्व। ये कुल मिलाकर के 5 इतने महत्वपूर्ण हैं पर्व, जिसको हर शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ में ही मनाया जाता है। तो हमारी महिला मंडल की बहनें जहाँ जहाँ कहीं भी हो, शक्तिपीठ से जुड़े हैं आप, तो वहां मनाएंगे। और अगर आपका दूर दूर मतलब काफी दूरी पर रहते हैं आप, शक्तिपीठ नहीं पहुंच पाते मान लीजिए, या आप प्रज्ञापीठ नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप अपने स्तर पर, अपने मंडल के स्तर पर भी उस पर्व त्योहार को मना सकते हैं। उसके संबंध में प्रचार प्रसार करना, लोगों को उससे वाकिफ कराना, वहां तक पहुंचना, पहुंचाना, ये सारे काम महिला मंडल के हैं। और जब हम रचनात्मक काम कहते हैं, तब तो फिर काम का पारावार नहीं, इतने काम है। शतसूत्री योजना कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई कोई भी काम छूटता ही नहीं है, सारे काम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो सारे काम महिला मंडल के माध्यम से होने हैं। अब इसकी जो शर्तें हैं, मैंने आपको एक शर्त बताया कि साप्ताहिक बैठक करेंगे, बहुत जरूरी है। अब उस साप्ताहिक बैठक का स्वरूप क्या होगा? क्या होगा साप्ताहिक बैठक का स्वरूप? जैसे कि इसको सिखाने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को ऑनलाइन डेमो करके दिखाया, और ये 2 साल से चल रहा है। तो इस आधार पर हमारी बहुत सी जागरूक बहनों ने इसको अपनाया, और अपने क्षेत्र में ऑफलाइन महिला मंडल बनाया भी, और बन चुके महिला मंडल का संचालन भी इसी क्रम से करना आरंभ किया। ये बहुत ही खुशी की बात है, आप लोग को इसके लिए बधाई। फिर भी मैं इस बात को दोहरा देती हूँ, इसको समझ लें कि सबसे पहले एक संगीत करते हैं, ताकि बिखरा हुआ इधर उधर जो मानस हमारा रहता है वो एकत्रित हो जाए, शांतिपूर्वक हम बैठ जाए। तो एक तो ये हो गया, एक संगीत करेंगे आप, और संगीत करके हमारी और बहनें जो एकत्रित नहीं आई वो भी आ जाएंगी एक। फिर उसके पश्चात साधनात्मक क्रम आता है, लगभग आधा घंटा उसमें संपन्न करना पड़ता है। आधे घंटे में क्या करेंगे, मतलब शुरुआत के आधे घंटे, यदि 2 घंटे के लिए आप बैठ रहे हैं, तो शुरुआत के आधे घंटे में एक संगीत होगा, और प्लस उसके साथ में आप क्या करेंगे, बहुत संक्षिप्त में गुरुदेव माता जी, गायत्री माता का आवाहन करेंगे। देव मंच बन करके रखा रहेगा, लंबे चौड़े देव आवाहन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और दीपक जलता रहेगा, कलश वहां पर स्थापित रहेगा मंच पर, देव मंच पर, और उसमें आप चाहे 5 दीपक लगा करके पहले से अलग एक थाल में या प्लेट में रख दीजिए। और बाकी प्रसाद वगैरह जो दीप यज्ञ में होता है, छोटे मोटे ऐसे जो पंचोपचार पूजन के, षोडशोपचार पूजन नहीं, पंचोपचार पूजन की बिल्कुल सिंपल सी व्यवस्था, इतना बना करके रख दीजिए। और 24 गायत्री मंत्र की आहुति, और उसके पश्चात 10 मिनट का मानसिक जप करना जरूरी है। ये है हमारा साधनात्मक खंड। साधनात्मक क्रम के अंतर्गत इतनी ही बातें कुल है। तो आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, 24 गायत्री मंत्र से आहुति देंगे, और महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे। एक एक गुरुदेव माता जी का मंत्र, जो महाकाल गायत्री, महाशक्ति गायत्री का मंत्र होता है, प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि, श्रद्धाय विद्महे महाकालाय महाशक्ति धीमहि। तो ये एक एक आहुति इनकी देंगे, और उसके पश्चात फिर 10 मिनट के लिए मानसिक जप जरूर करेंगे। मानसिक जप कैसे करना है? आंखें बंद करके करना है, और ये अनिवार्य है। मेरा निवेदन है कि इस बात को आप बहुत गंभीरता से सुने और समझें। क्यों करना है? क्योंकि जब हम सामूहिक रूप से जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और सबका उद्देश्य एक ही होता है, तब वो सामूहिक जप कहलाता है। सामूहिक जप ध्यान इसको नहीं कहते कि कोई भी आए पीछे से, आके बैठ गए आंख बंद करके, और अपनी मनोकामना को लेकर के या किसी प्रकार से जैसे तैसे 10 मिनट को बिता दिया। नहीं, इसे नहीं कहेंगे सामूहिक जप ध्यान, इसको नहीं कहते। सामूहिक जप ध्यान का मतलब सामूहिक साधना में सामूहिक उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य रहेगा हमारा। क्या उद्देश्य रहेगा? सबके लिए उज्जवल भविष्य, सबको सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, हमारा संगठन सशक्त बने, हम सब बहनों के भीतर
बीच में प्रेम बना रहे, हम सब के बीच में तालमेल बना रहे और हम इस संगठन के आधार पर, तालमेल और प्रेम के आधार पर अपने गुरु सत्ता के दिए हुए कार्यों को, संकल्पों को भलीभांति पूरा कर पाएं। एकमात्र उद्देश्य रहता है। व्यक्तिगत कामनाओं को लेकर के व्यक्तिगत उद्देश्य और व्यक्तिगत जो कुछ भी परिष्कार का क्रम है वो हमारी व्यक्तिगत उपासना में होता है, अपने घर में होता है वो व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से जो कुछ भी होगा वो सामूहिक उद्देश्य से होगा। तो ये कहलाता है सामूहिक जप। सामूहिक जप हो गया, आधा घंटा बीत गया, अंत में आप उसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं मंत्र के माध्यम से। और शांति पाठ तो करेंगे नहीं आप, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सामूहिक स्वाध्याय। सामूहिक स्वाध्याय कम से कम आपका 45 मिनट चलना चाहिए। सामूहिक स्वाध्याय के क्रम में बात आती है किसकी? सामूहिक स्वाध्याय में कोई एक आर्टिकल निकाल करके, चाहे अखंड ज्योति हो, चाहे प्रज्ञा पाक्षिक हो, और खासकर उस विषय में स्वाध्याय करना है जिस काम की ओर, जिस बात की ओर हमें अपनी बहनों का मानस बनाना है। मान लीजिए हमारी बहनों के बीच में श्रद्धा भावना का भाव है, मिशन को समझती नहीं है, गुरुजी माताजी को समझती नहीं है, तो आपको उस विषय में स्वाध्याय करना पड़ेगा। दूसरों की देखा देखी नहीं, ना तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आपको निकालनी है, ना तो आपको कामकाज की बात करनी है। आपको उनके अंतस को पहले सुधारने संवारने के लिए, श्रद्धा भावना को पैदा करने के लिए छोटी छोटी चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी पढ़ने के लिए। यहाँ पर देखकर पढ़ा भी जा सकता है, और जो हमारी अनुभवी बहनें होती हैं वो गोष्ठी में जिस प्रकार से अपने अनुभवों को सुनाते हैं, गुरुदेव माता जी की बातें करते हैं, कहानियां या कुछ सुनाते हैं, जिस प्रकार से घटनाओं की बात करते हैं, संस्मरण की बात करते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। तो मिशन के प्रति, गुरुदेव माता जी के प्रति, गुरु सत्ता के प्रति उनकी जानकारी बढ़े, उनकी श्रद्धा बढ़े, उनको विश्वास हो, इस प्रकार की चीजों से शुरुआत करते हैं। उनके उनके भीतर ये जज्बा पैदा हो जाए, लगन पैदा हो जाए, मिशन को समझ पाए, किस प्रकार के साहित्य को, उसके अंश को पढ़ा जाता है। एक बहन पढ़ती है, बाकी सब लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसके संबंध में विचार विमर्श करते हैं, कोई प्रश्न भी करता है तो वो समझाती है, उनको बताती है। ये हो गया 45 मिनट। आधा घंटा से 45 मिनट इसमें निकल गया। अब लगभग आधा घंटा और बचा आपके पास में। उसमें क्या होगा? तीसरा खंड में, उसमें उस तीसरे खंड में कामकाज की चर्चा करेंगे। यही उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हमारा है। तो पहले हमने साधना किया, उससे ऊर्जा एकत्रित किया, ऊर्जा पैदा किया, सामूहिक ऊर्जा पैदा किया, जिससे कि हम सबके भीतर में एक सामूहिक ऊर्जा पैदा होगा तो सामूहिक मन बनेगा, हम सबके मन एक होंगे, हम सबके सामूहिक संकल्प को बल मिलेगा। और स्वाध्याय के माध्यम से हम सबका जो हमारा मस्तिष्क है वो परिष्कृत हुआ, एक तरह से समझ हमारी विकसित होगी, गुरुदेव का जो चिंतन है वो चिंतन हमारे भीतर प्रवेश करेगा। और उसके पश्चात फिर कामकाज की चर्चा, मतलब योजना बनाना कि हम अगले सप्ताह, एक सप्ताह में हम क्या काम करेंगे, आगामी सप्ताह में क्या काम करना है, उस कार्य के संबंध में सोचना, विचारना, प्लान करना, प्लानिंग करना, योजना बनाना, और सभी बहनों के बीच में कार्य विभाजन करना कि भाई अगले सप्ताह चलो हम लोगों को अब ये करना चाहिए कि अगले महीने ये बाल संस्कार शाला खुल जाना चाहिए, नहीं अगले महीने, अभी तो हमारे यहाँ गायत्री जयंती आने वाली है, गायत्री जयंती की तैयारी के क्रम में हमको क्या करना चाहिए, घर घर में हमको मंत्र लेखन बांटना है जी, यज्ञ का प्रचार करना है, उसमें कोई संस्कार वाले होंगे तो उनको ढूंढना है, घर घर में जाकर, ये कामकाज की बातें हो गई। तो ये आप उसमें चर्चा करके बहनों को काम देंगे, काम बांटेंगे। कोई झोला पुस्तकालय चला सकता है कि कोई किसी के घर में जाकर के कोई पुंसवन संस्कार के बारे में बता सकता है, कहीं ऑनलाइन क्लास लगे उसके संबंध में उनको सचेत कर सकता है, जुड़ो दीदी करके उनको बोल सकते हो आप, है ना। कहीं बाल संस्कार शाला चलानी है तो बच्चों को ढूंढना है तो उसको ढूंढने जा सकते हैं। जो भी काम करने की योजना है उसके बारे में चर्चा मशविरा किया जाना है, योजना बनाना है। और अगले सप्ताह जब फिर बैठेंगे तो पिछले सप्ताह की योजना क्रियान्वित हुई कि नहीं, उसके संबंध में समीक्षा भी करनी है। समीक्षा में जब आप पाएंगे कि पिछले सप्ताह वाला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया, चाहे किसी भी कारण से हो, तो उसके बारे में चर्चा होगी और उसको अगले क्रम में कब कर सकते हैं इसके संबंध में मशविरा कीजिए और उसको तय करिए। इस तरीके से ये कामकाज की चर्चा हो गई और उसके पश्चात फिर अंत में शांति पाठ करके एक दूसरे से दुआ सलाम करके सब अपने अपने घर जाएंगे। अगले सप्ताह कहाँ मिलना है इसका पहले वो तय हो जाना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सप्ताह एक ही जगह पर बैठा जाए। यदि आपको सुविधा बनती है तो अलग अलग बहनों के घर में भी बैठ सकते हैं। महिला मंडल की बैठक शक्तिपीठ में भी हो सकती है, प्रज्ञापीठ में भी हो सकती है, वहां आ जाइए आप।
यदि आप वहां नहीं कर सकते हैं तो किसी बहन के घर में हो सकता है, किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में जहाँ शांत एकांत हो, माहौल ठीक ठाक हो, वहां भी बैठ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग बहनों के घर में बैठने का तय करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बहुत अच्छी बात है, इससे घर का वातावरण भी बढ़िया बनता है। तो ये है महिला मंडल की बैठक का तरीका, ये एक प्रतिमान, ये पैटर्न जिसके जिसके अनुसार महिला मंडल की बैठक हमें करना है। बीच में कभी लगता है एक रास्ता आ जाती तो बीच में चलो एक संगीत और कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जैसे आपने स्वाध्याय पूरा कर लिया, अब स्वाध्याय पूरा कर लिया तो एक छोटा संगीत, एक दो टुकड़ी गा करके और थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर काम काज की चर्चा आप कर सकते हैं। ऐसे कोई एकदम लकीर के फकीर ऐसी बात नहीं है। मुख्य बात यह कि सबको का मन लगना चाहिए, काम काज की बात होनी चाहिए और आपस का प्रेम बने रहना चाहिए। अब ये समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद में सब लोग अपने घर जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि आपके आपके पास प्रति सप्ताह आपके साथ कितनी बहनें आती थी, 10 15 12 बहनें आती ही मान लीजिए, तो आप तो जान लेंगे कि अमुक बहन आज नहीं आई, अमुक बहन नहीं आई, तो क्यों नहीं आई। अब ये बहुत आसान हो गया, सबके हाथ में फोन रहता है, आप तत्काल फोन घुमाइए, दीदी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, पहले बुला लीजिए। अगर नहीं आई तो उनका हालचाल पूछिए, कुशल क्षेम पूछिए, कहीं तबीयत खराब है कि घर में कोई परेशानी हो गई कि क्या हो गया, और उनको बताइए अगले सप्ताह अमुक दीदी के घर में है, या अगले सप्ताह इस समय हम यहाँ पर बैठेंगे, ताकि उसको समझ में आ जाए कि मुझे सचमुच आत्मीयता है आपस में, और मुझसे पूछा जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं नहीं गई हूँ, तो लोगों को मेरी याद आई और लोग मुझे चाहते हैं। ये आपस का जो प्रेम है दीदी, ये यही एक सूत्र है जो महिला मंडल को बांध करके रखेगा। एक और दूसरा सूत्र जो है मुख्य, ये हमारी गुरुसत्ता के प्रति उनकी जो भावना होगी वो बांध करके रखेगा। बस ये दो ही मुख्य बातें हैं, गुरुसत्ता के प्रति प्रेम, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति उनके मन में कृतज्ञता, ये भावना, और आपस में बहनों के बीच में जो प्रेम और आत्मीयता होती है, ये दूसरी बात। इन्हीं को ध्यान में रखिए, इसी आधार पर वो बना रहता है। और इसीलिए हमें गुरुदेव माता जी से प्रेम और लगाव बहनों का जुड़े, उसके लिए उनसे संबंधित जितने भी संस्मरण हैं, बातें हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनके कर्तृत्व हैं, जो कुछ भी उन्होंने शुरू से लेकर के अभी तक किया, हमारी वसीयत विरासत में जो कुछ लिखा है, उनका जीवन दर्शन में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा है, वो सब करने की जरूरत है। इसके आधार पर ये जानदार बनेगा, शानदार बनेगा। और स्वाध्याय के अंतर्गत आप प्रज्ञा पुराण को भी पढ़ सकते हैं, आप प्रज्ञा पुराण निकालिए। गुरुदेव की अंतर्वेदना को निकाल सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़िए। गुरुदेव की जीवनी को निकाल सकते हैं, वंदनीय माता जी के संस्मरण को निकाल सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन जो बहुत सरल सरल होते हैं, आप उस किताब को निकाल सकते हैं। छोटी छोटी जो पॉकेट बुक होती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि आपके अपने सर्किल में, मतलब आपके महिला मंडल में जो बहनें हैं, वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी प्रतिभाशाली हैं, कितनी उनकी बौद्धिक क्षमता है, वो किस प्रकार की बातें समझ पाती हैं, किस प्रकार की बातें नहीं समझ पाती कि इसमें वो बोर होंगी। ये सब भी आपको देखना पड़ेगा समय के साथ, और इस तरह की बातों को लेकर के चर्चा का विषय बनाएंगे और स्वाध्याय के लिए ये विषय को निश्चित करेंगे, तो आप ज्यादा सफल होंगे। तो मैं समझती हूँ ये बात स्पष्ट हो गई होगी आपको कि किस प्रकार से स्वाध्याय मंडल जो क्षमा करेंगे, महिला मंडल जो बनेगा उसकी बैठक करेंगे। महिला मंडल की बैठक का क्रम कैसा रहेगा, उसमें किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सारे रचनात्मक काम इसके अंतर्गत करने चूंकि, इसलिए अब इसमें प्रशिक्षण भी हो सकता है। अब दूसरी बात, ये जो सप्ताह में एक दिन बैठेंगे, वो बैठक है मात्र, जो अनिवार्य शर्त है, वो कोई विशेष काम नहीं है। काम तो दूसरे दिन करेंगे आप, सप्ताह भर काम बांटा है जो आपने, वो करेंगे। घर घर में जाना, गृह गृह यज्ञ करना, या गृह गृह दीप यज्ञ करना, उनके घर में संस्कार कराने जाना, किसी ने किसी के घर में जन्मदिन मनाने के लिए जाना, उनके घर में जाना, या अपने गांव का सर्वे करना, सबके घर की डायरी बनाना, नोट करना, किसके घर में कितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, किनकी कितनी आयु है, कौन संस्कारशाला लायक है, कौन यज्ञ कौन युवा संस्कारशाला लायक है, कौन कन्या शिविर में जाने लायक बिटिया है, कौन छोटा बच्चा है, कोई गर्भवती माता है, उसका पुंस संस्कार कराने लायक है, कौन विवाह के योग्य। मतलब ये सारा का सारा चीज जो पता आपको चलना चाहिए, महिला मंडल के बहनें जो हैं वो घर घर में जाकर के करेंगी। ये तो बैठक के दूसरे दिन होगा, अन्य दिन होगा। सप्ताह में एक दिन ही केवल बैठक करेंगे आप, बाकी दिन बैठक नहीं करेंगे, बाकी दिन फील्ड में काम करेंगे।
घर घर में संपर्क करेंगे या जो योजना है उस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। कहने का मतलब ये। लेकिन सप्ताह में एक दिन बैठना जरूरी है, ये जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि हम काम ही तो कर रहे हैं, बैठेंगे तो जरूरी थोड़े बैठना, काम छोड़ के क्या बैठना, ना 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 ना। अंत में पता चलेगा कि पूरा संगठन जो है उसके बीच बीच में जो आत्मीयता होती है वो पूरी छट गई है और वो सब आधा अधूरा रह गया। तो ये ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना हमें आवश्यक है। तो कार्य करने का तरीका कैसा है, ये मैंने भी आपको इंगित किया। घर घर में संपर्क करेंगे, संपर्क करके ही साधना संबंधी, संस्कार संबंधी, पर्व त्योहार संबंधी या अन्य जितनी रचनात्मक गतिविधियां हैं, या आपका वृक्षारोपण भी, अभी बरसात आने वाली है आगे थोड़े दिन के बाद में, तो वृक्षारोपण करना है, भगवती बाड़ी बनानी है, जड़ी बूटी का रोपण करना है, तुलसी की बाड़ी बनानी है। ये जितने भी छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं, ये सब काम इसी के माध्यम से किया जाता है। और ये काम करने के तरीके हैं महिला मंडल के, और ये कार्य है, ये गतिविधियां हैं। तो ये रही बातें महिला मंडल की बनाने की और आगे बढ़ाने की। तो गतिविधियां आगे कब चलती हैं, जब महिला मंडल हमारा कुछ पुराना हो जाता है तब। अब जो जिम्मेदार बहनें हैं, जो पुराना महिला मंडल जिनका है, जो 8 साल 10 साल 5 साल 8 साल 10 साल हो गया है, इसका मतलब ये है कि उनको काम करने का काफी तजुर्बा है। तो वो 5 कुंड यज्ञ का 24 कुंड यज्ञ भी संचालन करवाती हैं, मतलब आयोजन करती हैं। तो आयोजन तो कर लिया, ठीक है। अब दूसरा पक्ष इसका ये है कि आप अपने महिला मंडल के माध्यम से जो 25 बहनें आप हैं या 10-15 बहनें हैं, उनका स्तर उठ रहा है कि नहीं, ये भी देखिए। यदि कोई बहन यज्ञ नहीं करा सकती है तो अब यज्ञ कराना शुरू करे भाई। दीप यज्ञ भी नहीं करा सकती, दीप यज्ञ कराना शुरू करे, उसको ट्रेनिंग दीजिए। कहाँ ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग लगी तो है, ऑनलाइन लगती है, ऑफलाइन लगती है। और सबसे सरल तरीका ये कि जब हमारी पढ़ी सीखी बहन जाति संपन्न कराने के लिए, तो उनके साथ में हमारी नई बहनों को पीछे साथ साथ जो जाती हैं, वो उनको ध्यान से देखें, सुने, समझे, किताब खोल करके। प्रैक्टिकल प्रायोगिक तरीके से शिक्षण उनका होता चला जाएगा। तो ये जरूरी है। इस तरह से बाल संस्कारशाला, पढ़ी लिखी बहन है थोड़ी, बाल संस्कारशाला चलाना उनका वो भी काम है। बाल संस्कारशाला महिला मंडल के माध्यम से ही बहुत सशक्त तरीके से चलता है। आप ढूंढिए, खोजिए, कौन पढ़ी लिखी बच्ची है, युवती है, महिला है, बहन है, उनसे समय लीजिए। घर घर में संपर्क करने जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो बाल संस्कारशाला संचालन मतलब आचार्य का प्रशिक्षण भी होना है, तो आचार्य का प्रशिक्षण उनको दीजिए, उनको दिलवाइए, स्टेम लीजिए। कहने का एक ही मतलब है कि इन सतसूत्रीय योजनाओं में 7 प्रकार के आंदोलनों में जो तमाम प्रकार के काम है, वो सारे कार्य हमारी बहनों के बूते हो जाना चाहिए। तो उसके लायक हमारा स्तर भी बने, बढ़े, हमारी प्रतिभा का विकास हो, हमारे स्तर का स्तर विकसित हो। उसके लिए सतत उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। प्रशिक्षण पाना, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण आयोजित करना, ये सब काम महिला मंडल के होते हैं। तो जो बहनें यहाँ जुड़ी हैं वो तो सब पुरानी हैं। अब ये दायित्व तो होता है कि आप अपने आप को विस्तारित करें। आप एक मंडल से 4 मंडल के रूप में आप बढ़ें, आपका विस्तार हो, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए, आपके कार्यों का विस्तार होना चाहिए, आपके सदस्यों का विस्तार होना चाहिए, सदस्यों की क्वालिटी बढ़नी चाहिए। केवल संख्या बढ़ जाने से भी बात नहीं बनेगी। संख्या बढ़ जाने से क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, संख्या बढ़ती है, 2 महीने पहले जो बहन आ रही थी वो अब आना बंद कर दी है, जो पिछले साल आती थी वो अब आना बंद कर दी है। और कई कारण होते हैं कि पुराने लोग छूट जाते हैं, नए लोग आते हैं, तो नए लोग को फिर से बनाना पड़ता है। तो ये ध्यान रहे हमेशा कि भाई हम किस तरीके से अपना प्रोग्रेस करते रहेंगे, कैसे विस्तार करते रहेंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये बातें पुरानी बहनों के लिए है। और जहां महिला मंडल बना नहीं है, वहां महिला मंडल बनाने के लिए जाना है, ये भी पुराने सशक्त बहनों का काम है, पुराने महिला मंडल का काम है। आपके अपने नगर में, आपके अपने गांव में, आप उसके आसपास जो एरिया है, आपके कितने सारे परिचित होंगे, अपने मायके ससुराल से संबंधित, अपने रिश्तेदारों से संबंधित, मित्र परिचितों से संबंधित कितने सारे क्षेत्रों के एरिया होंगे। वहां जाकर के आप दीप यज्ञ आयोजित करिए, नए क्षेत्र को पकड़िए, उन लोगों को बुलाइए, उनको पक्का करिए, इस तरह से नए महिला मंडल बनाइए। कोई जरूरी नहीं कि वो लोग बिल्कुल पुराने होंगे तभी हम वहां जा सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नया फील्ड ऐसे ही तैयार किया जाता है। नए गांव में जाइए, जबरदस्ती जाइए, किसी बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए कोई तो एक बंदा को आप जानते होंगे जो आपसे परिचित होगा। इस प्रकार से नए गांव में महिला मंडल इस प्रकार से बनेगा।
धीरे धीरे करके जान लड़ानी पड़ेगी, और ये काम आप ही का है। बहनें सब कुछ कर सकती, 21वीं सदी नारी सदी कहा गया है, वो यूं ही नहीं कहा गया है, इसी आधार पर होगा। तो काम बहुत बड़ा है और ये केवल आप कर सकते हैं, और ये आप ही के हिस्से में परम पूज्य गुरुदेव ने, गुरुसत्ता ने हम सबको दिया। ये रही बात महिला मंडल के निर्माण की और उसके संचालन के क्रम में जो ध्यान देने लायक बातें हैं। एक बात निकल करके आती है भाई, जब 21वीं सदी नारी सदी कहते, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य कहते हैं, तो ये महिला मंडल पर निर्भर करता है, नंबर 1। और दूसरी बात, कुछ समस्याएं भी इसकी रहती है और कुछ और शर्तें रहती हैं। हमारी महिला मंडल की बहनों को हमारे मिशन के बारे में पता हो प्रॉपर अच्छे तरीके से, शांति कुंज के बारे में पता होना चाहिए, कितने शिविर होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, हमारे यूनिफॉर्म पीले रंग का वस्त्र है वो पता होना चाहिए, हमारा पीला दुपट्टा है पता होना चाहिए, उसको पहनने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आप मिशन संबंधी कोई भी बात को कहीं रखते हैं, ऑनलाइन रखते हैं, ऑफलाइन रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो आप अपने यूनिफॉर्म में रहिए। ये एक मर्यादा है, और ये क्यों है क्या है ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। उसको बताइए कि गुरुदेव ने उत्साह का जो रंग हमें दिया है, पीला रंग जो दिया है, भगवान ने ही दिया है संसार से अलग हो जाने का, उत्साह उमंग का रंग दिया है, जोश का रंग दिया है, जो कि समाज के साथ में घुल मिल करके उसको ऊपर उठाने के लिए है। तो ये इसमें हमको गौरव होना चाहिए, ये भी बात ध्यान में रहे। तो ये सारी बातें जो है ध्यान में रहे, और समय दान करना जरूरी है, क्योंकि समय दान के बिना तो सब कुछ सूना है। समय दान है तो आप सप्ताह में 1 दिन बैठेंगे और समय दान करेंगे, उसके लिए तैयार होंगे। तो समय दान, अंशदान, समय दान, अंशदान, ये चीजें हम समझें भली भांति। उपासना, साधना, आराधना क्या है ये भली भांति हम समझें, समझाएं अपने मंडल को, बहनों को, हर किसी को। और समय दान, अंशदान करेंगे तो आपका मंडल जो है बहुत समृद्ध होगा, और आप सब कुछ कर सकते हैं और बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और सब आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। एक छोटा सा महिला मंडल जो है वो बड़े बड़े काम कर सकता है, क्षमता रखता है, करने की क्षमता रखता है। तो ये मेरी बात अब मैं यहाँ समाप्त करूंगी महिला मंडल के संचालन के क्रम में, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, और वो समस्या आप लोग बताएंगे। क्या समस्या महसूस करते हैं आप लोग? यदि आप लोग कुछ समस्या महसूस करते हैं तो, और यदि तैयार रखे होंगे तो आप लोग प्रश्न कीजिए, और प्रश्न करेंगे तो आपका जवाब मैं दे सकूंगी। उनको अनम्यूट करके देखेंगे। हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेस करके बताएंगे क्या महिला मंडल की कोई समस्या। वीडियो में आ जाएंगे दीदी और बताइए। हाँ जी, ज्योति दीदी बोलिए, अनम्यूट होंगी। दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी, हमारे यहाँ एक पुराना प्रज्ञा पीठ है, वो व्यक्तिगत बना हुआ है, और वहाँ महिला मंडल चल रहा था प्रतापगढ़ में, और वो उसका वहाँ पंजीयन भी हो चुका है शांति कुंज से। लेकिन अब वहाँ पे क्या है कि जो उन प्रज्ञा पीठ की जो बनवाए हैं, वो मतलब उनके व्यवहार से, जैसे जैसा भी कहा जाए, वहाँ पे अब महिला मंडल नहीं चल रहा है। तो मैं कितना भी, मैं बीच बीच में आके वहाँ की महिलाओं से संपर्क भी कर। मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई मैं। आपका ये कहना है कि महिला मंडल की बैठक हम कहाँ करें, हम मिल नहीं पाते। महिला मंडल की बैठक आप कहीं भी कर सकते हैं, शक्तिपीठ में जगह मिलती है, अच्छी बात है, बाद में बड़े लोग उसको समझाएंगे। आप अपने स्तर पर जहां जगह मिलती है वहां पर महिला मंडल की बैठक कर सकते हैं। गलियों में काम होता है। हमारे बीच में भी भिलाई की महिला मंडल इतनी लंबी चौड़ी जो बैठी, उसको देखिए, उनके पास में कोई ऐसा भवन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर महिला मंडल की बैठक हो सके। शक्तिपीठ काफी दूर है जहां पर बहनें वहां पर नहीं पहुंच सकती, घरों में बैठते हैं, कहीं मंदिर का चबूतरा है वहां पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से चलता है, उनका कोई काम नहीं रुकता। उनको सारे भिलाई दुर्ग में, दुर्ग जिले में सब लोग जानते हैं। और उन्हीं के समान कई महिला मंडल है जिनके पास कोई भवन नहीं है। ऐसा होता है, हो सकता है, तो मन छोटा ना करें। चंद्रवती दीदी।